आज के सेशन की शुरुआत ना इस क्वेश्चन से करते हैं। बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आया हुआ था, बीपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो लोग डर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब से प्रारंभ किया था। तो इस तरह से संबंधित 96 क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। कहाँ से कहाँ तक करेंगे? स्वदेशी आंदोलन से लेकर महात्मा गांधी जी का भारत में प्रवेश तक, कब से कब? 1915 ईस्वी। स्वदेशी से 1915 ईस्वी, 10 वर्ष का जो कार्यकाल है, इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। इसका आंसर ई दिया है, बाद में देखेंगे इसको। आप लोगों का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और वहाँ से करते करते 96 तक चलेंगे। वो एक मैंने डेमो दिखाया कि हम किस तरह के क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज। और देख लो पहला चैप्टर क्या नाम है, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ, है ना। हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त, सहायक संधि। हड़प नीति किसकी थी? डलहौजी की। सहायक संधि किसकी थी? वेलाजली की। अस्थाई बंदोबस्त किसका था? ये था कर्नवालिस का। बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ। कब हुआ है? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ है। ओके, इस समय कौन था? कर्जन था। दूसरा क्वेश्चन है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। देखो तिथि पूछा है 1994 ईस्वी के यूपी पीसीएस में, और इसको रिपीट भी किया। बीपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन पूछा, तिथि पूछा हुआ बीपीएससी ने भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी। और 6 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। जारी कब हुआ था? तो 7 अक्टूबर 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी और इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 के निम्नलिखित कारणों से किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सबको पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ था। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बीपीएससी में खूब पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बीपीएससी प्री 2015 में पूछा है, 56वीं और 59वीं दोनों में पूछा है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। 63वीं बीपीएससी 2017 में भी पूछा। मैंने बोला बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सेक्शन से, स्वदेशी आंदोलन से लेकर 1947 तक में। 7 अगस्त 1905 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि बंगाल में 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो कर्जन था। 7 का ए हो जाएगा। 8 है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा है बंगाल का, है ना। भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो कर्जन था। लेकिन बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फेजर। एंड्रयूज फेजर था उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। बीवीआई क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए, इसको याद कर लेना आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पर। और इसके बारे में क्या लिखा है? ये सिविल सेवा का अधिकारी था। 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी और बंगाल विभाजन में इसकी भूमिका थी। अगला निम्नलिखित में किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये पूछा है। तो उसमें हम 2 लोगों का नाम पढ़ते हैं, सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस और सूर्यनाथ बनर्जी 2 लोगों का नाम आता है, तो इसमें से किसका हो जाएगा नाम? सूर्यनाथ बनर्जी जी का नाम आएगा। ओके। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना नहीं की थी। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरह से पूछ दिया। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के नाम पर जो विदेशी वस्त्र जलाए जाते थे उसके विरोधी थे। ये कि सामानों के बर्बादी के विरोधी थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, है ना। इसको पढ़ लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन का आलोचक थे तथा पूर्व ईस्ट तथा पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय के समर्थक थे। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी पीसीएस लोअर का क्वेश्चन था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष, सतीश चंद्र मुखर्जी। इस तरह क्वेश्चन बिहार बीपीएससी के लिए तो वीवीआई में आते हैं। किसने दिया था सबसे पहले सुझाव? इसका हो जाए कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका 13 जुलाई 1905 के अंक में दिए थे। अगला है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? 1899, 1901, 1903, 1905। तो 1905 में अपनाया गया। क्यों? इस समय स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ। कब से लागू हुआ था स्वदेशी आंदोलन? तो 16 अक्टूबर से लागू हुआ था।
और कब इसकी घोषणा हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। अगले पर चलते हैं कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, क्यों किया गया था? हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल का विकास के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे सटीक आंसर सी होगा कि बंगाली राष्ट्रवाद को तोड़ना चाहते थे। राष्ट्रवाद का केंद्र उस समय कौन था? हम लोग जब पढ़ते हैं तो बंगाल ही था, और उसी को कमज़ोर करने के लिए किया गया था। ओके, अगला है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। बाइकॉट, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा है। असहयोग। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 4। असहयोग तो हम कब पढ़ते हैं? खिलाफत आंदोलन के बाद गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1920 में, 1920 ईस्वी में चलाया गया था। ओके, अगले पर चलते हैं, और इसमें देखो क्या सब कार्यक्रम किया गया था। शोक दिवस मनाया गया था, और बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना इसी समय हुई थी। राखी दिवस मनाया गया था, और अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला गीत की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसी समय की थी। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर पर, ये 14 नंबर क्वेश्चन था। 15 नंबर पर चलते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान विधि संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया था सबसे पहली बार। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन, देखो 2020 के बीपीएससी में पूछा है इसको, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? तो स्वदेशी आंदोलन ही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? देखो, हर किसी भी आंदोलन का दो मुख्य कारण, दो तरह के कारण होते हैं। एक होता है जो कारण लंबे समय से चला आ रहा होता है, एक होता है तात्कालिक, जो उसने उसको ट्रिगर कर दिया, है ना। जैसे हम 1857 का जब विद्रोह पढ़ते हैं, उसका तात्कालिक कारण क्या था? वो बंदूक, चर्बी वाला कारतूस, है ना। लेकिन उसके जब हम कारण पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारे कारण हैं ना, कि भारतीय लोगों का शोषण हो रहा था, धर्म में हस्तक्षेप हो रहा था, वगैरह वगैरह। तो तात्कालिक कारण पूछा है हमसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन। ओके, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन, ये आंसर इसका हो जाएगा। यही तो था तात्कालिक कारण। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ करने का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। उदारवादी गुट क्या कह रहा था कि बंगाल विभाजन के आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ही हमें सीमित रखना चाहिए, जबकि बाकी जो उग्रवादी थे, मतलब गर्म दल के नेतृत्व करता थे, उग्रवादी नहीं बोला जाएगा, वो चाहते थे, जैसे लाला लाजपत राय कहाँ इसको ले गए? इसको पंजाब में ले गए। ये भी पूछता है आपसे। सैयद हैदर रजा कहाँ पर ले गए? तो दिल्ली में ले गए। और महाराष्ट्र में कौन स्वदेशी आंदोलन को लेके गए? तो तिलक लेके गए, है ना। और जब हम पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत में कौन लेके गए? तो चिदम्बरम पिल्लई करके नेता हैं, वो लेके गए थे। तो इन सब के भी नाम आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा कब विभाजित हुआ, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी, 1911 ईस्वी में विभाजित हुआ, और बिहार को इससे अलग कर दिया गया, बिहार उड़ीसा। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आगमन हुआ। उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया। दिल्ली दरबार ने 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने का किया, और घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। और बिहार को अलग करने में किनका योगदान आता है? बीपीएससी के लिए हम किनका नाम पढ़ते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम पढ़ते हैं, है ना। और असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया, है ना। तो बंगाल को तो एक कर दिया गया 1911 ईस्वी में, लेकिन इससे बिहार उड़ीसा को संयुक्त रूप से अलग किया गया, क्योंकि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ है? 1935 के एक्ट के द्वारा 1936 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ है, और जो असम था उसको भी अलग कर दिया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? कि सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। कितनी ही बार पूछा है बीपीएससी में, तो हर दूसरे साल ही पूछता है इस चीज़ को। 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको करने में आसान लगेंगे 1911, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे प्रेशर लेके, होता ही है, ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपके ऊपर प्रेशर होगा ही। तो वहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन भी आप गलत करके आओगे, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 22 नंबर पर,
कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने बोला चिदम्बरम पिल्लई जी थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को कहाँ पर ले गए? तो मद्रास प्रांत में लेके गए थे, है ना। और पंजाब में कौन लेके गए थे? तो लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी। दिल्ली में सैयद हैदर रजा। ओके, ये देखो नाम है यहाँ पर कि बम्बई और पुणे में तिलक, लोकमान्य तिलक। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब में। अजीत सिंह कौन है? ये भगत सिंह के चाचा हैं अजीत सिंह। और उत्तर प्रदेश में कहाँ गया? लाला लाजपत राय ने। पंजाब और उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह और लाला जी और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में सैयद हैदर रजा हो जाएगा। ये कितनी ही बार पूछा है। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? ये पूछा है आपसे। महिलाएं, मुसलमान, कृषक, बुद्धिजीवी, है ना। इसमें से आपको चुनना है कौन कौन अप्रभावित रहे थे मुख्यतः। तो इसका आंसर दिया है सी, यानी कि 2 और 3। कृषक और मुसलमान जो थे उनको स्वदेशी आंदोलन से कोई कुछ खास विशेष फर्क नहीं पड़ा। कर्जन ने इसकी घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 को, और जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, है ना। और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ। कर्जन ने कब घोषणा की थी? 20 जुलाई 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। रिपीट कर लेना, मैंने शायद ऊपर कुछ और बोल दिया था। और लागू कब से हुआ ये? तो 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में। आनंद मोहन बोस और सूर्यनाथ बनर्जी का भाषण भी हुआ था इसी समय। और ये तो आप नाम अभी कुछ देर मैंने ऊपर पर ही था। महिलाओं को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। किंतु किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग ही रहे। अगला है, निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? सबसे पहले बताओ इसके रचयिता कौन है और किस बुक में ये सबसे पहली बार आता है? तो उस बुक का नाम है आनंद मठ, जो किस पर आधारित है? जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है ना। और क्या है इसकी खासियत? आनंद मठ को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, और ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत के राष्ट्रगीत के तौर पर उभर कर आया। ये आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक मनाया गया। वंदे मातरम लोगों ने गीत गाया, एक दूसरे को राखी बांटी, है ना। अगला है कि स्वदेश की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपसे पूछा है। लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। उन्हें 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति को उपासना को उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने 12 साल में मुस्लिम किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया, ये गलत है स्वदेशी आंदोलन के लिए। उपर्युक्त कथन में ये असत्य है। 12 साल के मुस्लिम किसानों का आंदोलन नेतृत्व, उनका नेतृत्व 12 साल में किसका नाम आता है? अश्विनी कुमार दत्त जी का नाम आता है 12 साल में। स्वदेशी आंदोलन का संबंध निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये पूछा है आपसे कि कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। सही है ये। स्त्रियों ने बंगाल आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि स्त्रियों की भागीदारी के मामले में ये प्रमुख था। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वो इसमें शामिल हुए। यह बंगाल तक ही सीमित था, ये गलत है। अभी देखा हमने पंजाब, मद्रास, दिल्ली, हर जगह, महाराष्ट्र, सब जगह फैला था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में बताना है आपको। पहला है कि इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसके दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही। और IAS 2019 का क्वेश्चन है, जब शिल्पकार इनका उदय क्यों हुआ? क्योंकि जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शुरू हुआ तो लोकल जो आर्टिस्ट थे उनके कामों में फिर से वृद्धि हो गई। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? तो स्वदेशी आंदोलन से। UPPSS प्री 2014 का क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है ये, है ना। अगला इसमें क्या पढ़ा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि HW नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल की रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम पुस्तक के रूप में संपादित किया था। अगले पर चलते हैं कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने की थी? अविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अविंद्रनाथ टैगोर जी ने, है ना।
1907 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं प्राच्य मतलब प्राचीन, प्राच्य का मतलब पश्चिम से मत लगाना, प्राचीन कला मूल्यों का, हमारी जो भारतीय परंपरा पर आधारित कला मूल्य थे उनको फिर से जीवित करने की कोशिश की थी इन्होंने। तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला है अब जब बंगाल विभाजन संपन्न हुआ उसके बाद दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। कौन कौन सा? एक, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 ईस्वी में, और मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 के आसपास, है ना, 1906 ईस्वी में, जब शिमला में बैठक करते हैं आगा खां लोग और फिर उसकी स्थापना करते हैं। तब चलते हैं, देखते हैं, सूरत अधिवेशन वाला पढ़ते हैं। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक के सह संपादक। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, इतना सब ये देखे क्या पूछा है इसने कि इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? तो देखो अगर तुमने पढ़ा होगा सही से, इसमें एक ही टर्म से पता चल जाएगा। 18 वर्ष की आयु में स्नातक हो गए थे, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक के सह संपादक। तो सुधारक किनकी पत्रिका थी? गोखले जी की थी। इसके आगे अगर नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। और जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं क्या बोला था, उनको अपना गुरु माना था। इस लाइन से भी पता चल जाएगा ये सब किसके बारे में बात हो रही। IAS 1997 का क्वेश्चन है तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बात हो रही है। इस तरह क्वेश्चन UPSC ही पूछता है स्टेटमेंट बना के। अगला, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? 1902, 1905, 1906, 1909। तो 1905 के अधिवेशन में बनारस अधिवेशन था। वो कौन सा था? बनारस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन जरूर पढ़ के जाना, एक आध क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगला है तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता, देखो 1905 में गोखले जी ने की। 6 को लेकर बहुत विवाद चल रहा था गोखले जी के बीच में और BG तिलक जी के बीच में। तो उसमें क्या किया गया? दादा भाई नेहरू को अध्यक्ष बना दिया गया। तो इनके नाम पर दोनों दल, नरम दल और गरम दल, दोनों सहमति हो गए थे। तो दादा भाई नेहरू जी ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वराज प्रस्ताव जो 1905 में प्रस्तावित किया उसका उद्देश्य क्या था ये पूछा है। स्वशासन सुनिश्चित करना और अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार। तो इसको पढ़ लेते हैं, इसका आंसर विवादित है। कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई। 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो ये बार बार पूछता है कि स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के मंच से कब पारित किया गया? 1906 कलकत्ता में। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित कर दिए गए। अगला है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इसमें दादा भाई नेहरू जी का नाम आएगा। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष वही थे कलकत्ता अधिवेशन के दौरान, अभी मैंने बताया। उत्तराखंड PCS 2002 का क्वेश्चन है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया? कांग्रेस के मंच से, अभी मैंने इसको नाम सहित बोला आपको, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 7 नंबर। 8 नंबर पर चलते हैं कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, है ना। इन्होंने ही कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं तो इसको लेकर ही रहूँगा। दादा भाई नेहरू जी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भीष्म पितामह कहा जाता है, ऐसे समझो। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। भारत के वयोवृद्ध नेता। 1892 में वो पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से, लिबरल पार्टी की ओर से ब्रिटेन में फिन्सबरी से ब्रिटिश सांसद के सदस्य चुने गए। लेकिन सबसे पहले चुनाव लड़ने वाले कौन थे? लंदन में जाके सबसे पहले चुनाव लड़े थे वो, लेकिन वो हार गए थे। उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। वो सबसे पहली बार चुनाव लड़े थे लंदन में जाके, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन दादा भाई नेहरू जी जीत के वहाँ के सभा के सदस्य भी बन गए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसी दी जाती है? तो दादा भाई नेहरू जी हो जाएगा, 10वां का A हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नेहरू जी हो जाएगा, C हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नेहरू जी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी लंदन में कार्य किया। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए। अब देखो किस तरह का ये स्टेटमेंट दिया, यही तो गलत है ना। अनुदारवादी नहीं, लिबरल, उदारवादी दल से चुने गए थे, ऊपर पढ़ा हमने।
1892 ईस्वी में। इसको तिथि को भी याद रखना आप लोग। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है, ये पूछा है आपसे। वो पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। असत्य बताना है आपको। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार आरंभ की। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसका क्या हो जाएगा, डी गलत है, 4 बार नहीं किया था। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे, ये सब तो बाकी 3 स्टेटमेंट सही ही है। उन्होंने कब कब किया, तो 1886 में किया, 1893 में किया, 1906 में किया। कुल 3 बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया उन्होंने। अगला है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो हमें पता है किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में बिल्कुल मारामारी हो गया था दोनों दल में। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, इन सब को लेकर विवाद और गहरा हो गया और खुले तौर पर संघर्ष हो गया और विभाजित हो गया, पार्टी टूट गई। कहाँ पर उग्रवादी और उदारवादियों के 2 भागों में विभाजित हो गए, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में विभाजन हो गया। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, आर.वी. घोष। अभी हमने ऊपर पढ़ा किसको बनाना चाहते थे वो लोग, रासबिहारी घोष को बनाना चाहते थे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आर.वी. घोष, ये तो कर ही लिया हमने। 18 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। सूरत में 1906 में 7 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन 4 संकल्पों में नहीं था, ये पूछा है। बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, तो कौन सा उसमें शामिल नहीं था, इसमें बंगाल के विभाजन को रद्द करना शामिल नहीं था। ये BBI क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना है ना, नहीं तो लोग क्या मारेंगे, बहिष्कार नहीं था, है ना, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन उस समय चल ही रहा था ना, और लेकिन उसको भी नहीं शामिल किया गया था इन संकल्पों में। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में BPSC 2015 का क्वेश्चन है, कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, क्यों शुरू हुई थी, कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सब लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1907 ईस्वी में, 20 का सी हो जाएगा आंसर। 21 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, 1907 ईस्वी में हुआ था प्रथम विभाजन। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था, ह्यूम ने, डफरिन ने, तिलक ने, गांधी जी ने, किसने किया था, तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा, 22 का हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक जी ने नेतृत्व किया था सूरत विभाजन का, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, ये पूछा है मुख्य कारण विभाजन का। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीतिक सांप्रदायिकता का प्रवेश, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का भाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो अरविंद घोष की तो कोई बात ही नहीं आई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, अब अगला है मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी। लीग का गठन 1906 ईस्वी, इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। बहुत ही अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं, सर सैयद अहमद खान, BPSC में बहुत बार पूछा है, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह ने किया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधियों ने एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया, जिसका उद्देश्य मुस्लिम के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति का अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के समायोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव किया। वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे, इन सब के नाम आप लोग जरूर याद रखना। 56 सदस्यीय अध्यक्षीय समिति का चयन किया गया। मोहसिन उल मुल्क, वकारुल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया।
लखनऊ मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में इन तीनों नाम के रहने या इनमें से कोई दो नाम न रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार होगा: सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिनुल मल्क, है ना। अगर ये जो हैं नवाब सलीमुल्लाह खां, इनका नाम नहीं रहेगा तो आगा खां का नाम आप ले सकते हैं या फिर मोहसिनुल मुल्क का। दूसरा है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह, एम ए जिन्नात। इसका आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह, जो ढाका के नवाब थे, यही इसके संस्थापक थे। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थई? इसका आंसर हो जाएगा ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, 1906 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पांचवा का आंसर हो जाएगा ए, आगा खां। और जब शुरू में ये मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था, है ना। इस समय ये भारत में सेकुलर राजनीति के रूप में जाने जाते थे, एम ए जिन्ना, और ये बाल गंगाधर तिलक के वकील भी थे बम्बई में। सरोजनी नायडू का भी इनको हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रतीक मानती थी इनको, है ना। इनके लिए ही शब्द लिखा था उन्होंने। पांचवा क्वेश्चन एम ए जिन्ना। छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। 1907 मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में, लखनऊ में। इसका आंसर बताना है आप लोगों को। छठा का आंसर हो जाएगा बी, कराची में। मैंने ऊपर वाले फैक्ट्स इसलिए बताएं, कभी कभी उससे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सरोजनी नायडू से संबंधित या बाल गंगाधर तिलक के वकील के रूप में इन्होंने काम किया, इससे संबंधित, है ना। इस 1907 में कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1906 में तो ढाका में हुआ, 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में, और 1908 में अमृतसर में हुआ था। ये तीन आप लोग याद रखना। मुस्लिम लीग ने 7 नंबर क्वेश्चन है कि अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ कब किया? 1916, 1919, 1924, 1925। ये बीपीएससी री एग्जामिनेशन 2020 का क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर दिया है? इसका आंसर दिया है ई, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। पढ़ लेते हैं इसको कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे, ये सब तो पता ही है। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में, वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके अपराध मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। बीपीएससी ने अपनी उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प डी को माना है, जो सही नहीं है। बीपीएससी के हिसाब से इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 1925 ईस्वी माना है, तो आप लोग 1925 को याद कर लेना। वैसे इसका आंसर अनियमित रूप से हमेशा इसका अधिवेशन हुआ। जैसे कांग्रेस का अधिवेशन हर साल दिसंबर में होता था ना, वैसा कुछ भी नहीं था मुस्लिम लीग के साथ। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 8 नंबर पर कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कथन है ये। कारण है कि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग को ही था। नीचे दिए कुटुंब सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 8वां क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। ए तो सही है परंतु आर गलत है। लीग कोशिश कर रही थी लेकिन ऐसा अधिकार उसी को तो नहीं था ना। 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हकीम अजमील खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। सही नहीं पूछा है आपसे। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल सिंधी काबुल में भारत के अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 9 का हो जाएगा। 9 का आंसर दिया है सी दिया है, इसका सी गलत है कि 1906 में गठित अखिल मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध किया था, ये गलत है ना। पढ़ देता हूँ मैं इसका कि 1906 में ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन का 3 उद्देश्य था: ब्रिटिश सरकारों के प्रति मुसलमानों को निष्ठा बनाए बढ़ाना, लीग के अन्य उद्देश्यों में बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना भी था, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना था। 1906 मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? मिंटो जो लॉर्ड मिंटो है, जिसको भारत में विभाजन का प्रतीक मानते हैं राजेंद्र प्रसाद, है ना, सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है मिंटो को। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की मांग की थी, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधि देने की, मुसलमानों को मनोनयन के लिए थी। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग की थी। और 1909 के एक्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 10 का आंसर ए हो जाएगा, है ना। 11 है कि सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा स्थापित हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको याद रखना, VVI है मुस्लिम लीग की लंदन की शाखा। तो कांग्रेस भी अपना लंदन की शाखा स्थापित करना चाहती थी लेकिन कभी भी नहीं कर पाई थी। तो 11 का आंसर बी हो जाएगा। क्या है इसका नाम? तो अमीर अली की अध्यक्षता में। 12 नंबर है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। किसने लिखा था ये? हर्बल रिस्ले, लॉर्ड
लिट्टन, डब्ल्यू हंटर, H.A. बेल्सफोर्ड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, डब्ल्यू हंटर। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? द इंडियन मुस्लिम, द इंडियन मुसलमान इसकी बुक का नाम है जिसमें इसने लिखा था। अगले टॉपिक है मार्लियामेंटो सुधार से संबंधित क्वेश्चन है। मार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। मार्लियामेंटो सुधार का बिल 1909 में पारित किया गया था। इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी कि मुस्लिम नेताओं के लिए कौन वोट करेंगे? मुस्लिम लोग ही केवल वोट करेंगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। द्वैध शासन प्रणाली पहली बार 1919 में आता है, 1919 में। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में शुरू होता है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी पहली बार। तीसरा, एक राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिससे अंततः देश का विभाजन करवाया वो क्या था? ये पूछा है आपसे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1900 विधानसभा में डी इसका आंसर हो जाएगा। विधानसभा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थानों का आरक्षण, यही था देश के विभाजन का पहली बार शुरुआत यहीं से हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो कलकत्ता थी राजधानी। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वाइसराय कौन था? और इस पर बॉम्ब भी फेंका गया था, आपको याद होगा, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, लॉर्ड हार्डिंग था। दिल्ली राजधानी कब बनी? तो 1912 ईस्वी में, सॉरी 1911 ईस्वी में। 1911 गलती से 12 बोल दिया मैंने। 1911 में बनने की घोषणा की गई। और स्थानांतरण कब हुआ था? वो स्थानांतरण हुआ था 1912 में। स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 एवं 1912 दोनों वर्ष दिए जाएंगे तो इस संदर्भ में 1912 अधिक मान्य होगा, क्योंकि 1912 में दिल्ली बनी है, घोषणा हुई थी 1911 ईस्वी में। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो स्पष्ट रूप से पूछा है तो 1912 हो जाएगा, चौथा का डी आंसर हो जाएगा। पाँचवा, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई? तो वही क्वेश्चन है, 1912 हो जाएगा इसका आंसर। फिर से 11 दे दिया, घोषणा हुई थी 11 में, है ना। अगर घोषणा के बारे में आपसे पूछे तो 1911 मारना, स्थानांतरित कब की गई तो 1912 मारना, याद रखना इसको। दिल्ली में कि उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग ही था जिस पर बम फेंका था। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाववश संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था। इसके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन का सफलतापूर्वक दबाया गया, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह पर दिल्ली में प्रवेश करते हुए चांदनी चौक पर उस पर बम फेंका गया था। क्रांतिकारी जो हार्डिंग पर बम कांड में शामिल नहीं था उसका नाम पूछा है, तो भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं थे, बाकी मास्टर अमीर चंद, भाई मुकुंदी लाल, बाल मुकुंद और अवध बिहारी ये तीनों ही शामिल थे। ओके, बस यही है जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बालराज, भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार कर लिया, 4 लोगों को फांसी हो गई थी। भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं थे। और इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ही थे मुख्य रूप से जिन्होंने बम फेंका था, लेकिन वो भाग गए थे, जापान भाग के चले गए थे। फिर INA का जब गठन होता है इंडियन नेशनल आर्मी का, तो उस समय फिर रास बिहारी बोस जी का नाम आता है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो 1912 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के दौरान इसको दर्जा दिया गया। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, महारानी मेरी के भारत आगमन पर दिल्ली दरबार में उनका आयोजन हुआ और दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द करने घोषित किया गया और बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की बात की गई और 1912 में ये विभाजन लागू हुआ और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन पर भी हम लोग आ गए हैं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करते हैं। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए। कहाँ पर यह अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था यह अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन था और लखनऊ में ही हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार जी अध्यक्ष थे लखनऊ अधिवेशन का 1916 ईस्वी। और सबसे बड़ा इसमें रोल किसने अदा किया था? इसमें गर्मपंथी, नरमपंथी ये दोनों भी एक हो गए थे, है ना। गर्मपंथी, नरमपंथी भी एक हो गए थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो गए थे। एक होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने का फैसला लिया था। इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी BG तिलक जी ने और एनी बेसेंट ने, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन की बात कर रहा है तो इसका हो जाएगा अंबिकाचरण मजूमदार जी ने, डी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ था। इसको एक आलोचनात्मक दृष्टि से ये भी हम आलोचना करते हैं कि कांग्रेस ने लीग को मान्यता दे दी थी इस बैठक के द्वारा।
चौथा क्वेश्चन है कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न से कौन थे? इसका हो जाएगा एनी बेसेंट। अभी मैंने बोला ना, नरम दल और गरम दल को एक करने में सबसे प्रमुख शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट। ओके, यही थे। और जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस और लीग के थे। देखो, नरमपंथी गरमपंथी को एक करने में कौन थे? तो ये फैक्ट बता देता हूँ, एनी बेसेंट जी थे। एनी बेसेंट जी थी। और जो लीग है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक करने में कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना लीग और कांग्रेस को एक करने में थे शामिल। वर्ष 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजी तिलक। मुस्लिम लीग और कांग्रेस की बात कर रहा है। छठा क्वेश्चन पे चलते हैं कि कांग्रेस को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? तो इसका हो जाएगा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ा बवंडर गलती था कांग्रेस का कि उसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया। ओके, बस यही सबसे बड़ी भारी भूल मानी जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की। 1916 लखनऊ अधिवेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रेय का काल निम्न से कौन प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1916 से 1922। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में के विषय में असत्य है? अंबिकाचरण मजूमदार जिसके अध्यक्षता नहीं की थी, यही तो इसका असत्य हो गया, यही तो गलत हो गया। बाकी उदारवादी उग्रवादी एक हो गए थे। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण किसानों की समस्या से अवगत कराए गए थे, यहीं पर उन्होंने अवगत कराया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी की चंपारण किसान की समस्याओं से अवगत कराया गया था? बेहतरीन क्वेश्चन है। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन पर आ गए हम। बीजी तिलक और एनी बेसेंट जी का है ये होम रूल लीग आंदोलन। पहला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तिलक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले एनी बेसेंट जी ने शुरू किया था, आयरलैंड की तर्ज पे। आयरलैंड में इसी तरह से होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। इसका आंसर 1916 ईस्वी में सर्वप्रथम एनी बेसेंट जी ने शुरू किया था। 1915-16 में होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट जी के नेतृत्व में। दूसरा क्या ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही, किससे संबंध रही? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, गृह शासन आंदोलन, इसी को होम रूल लीग भी कहा जाता है, गृह शासन आंदोलन को ही। ऊपर मैं पढ़ देता हूँ। 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक और एनी बेसेंट दोनों का अलग अलग था। महाराष्ट्र के बाहर एनी बेसेंट जी का था, महाराष्ट्र के अंदर तिलक जी का था। कॉमनवेल्थ बेसेंट जी का क्या था? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया उनके पत्रिका का नाम था, और जबकि तिलक का मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार प्रसार किया। तीसरा है कि एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, गृह शासन आंदोलन, होम रूल आंदोलन। अगला है कि चौथा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा था? इसका हो जाएगा बी, होम रूल लीग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रहा था। पांचवा है कि निम्नलिखित किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ये पूछा है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, टी.एस. अलकॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी.एस. अलकॉट का कोई योगदान नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये किससे संबंधित है? टी.एस. अलकॉट, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? तो सी.आर. दास इसका आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन दास जी नहीं जुड़े हुए थे। बाकी एस सुब्रमण्यम अय्यर, बीजी तिलक, एनी बेसेंट, ये सब लोग जुड़े हुए थे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थकों ने अपना प्रदर्शन किया था। 39वीं बीपीएससी 1994 क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने सुशासन की ठोस योजना रखी। गांधी जी के हाथों में नेतृत्व था, तो बिल्कुल गलत। हिंदू मुसलमानों के लिए संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इसने अतिवादी और उदारवादियों के बीच पुनर्मिलन स्थापित किया। तो आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सुशासन की इसने नींव गहरी कर दी। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में क्या असत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 14-15 ईस्वी में प्रस्तुत की। अगला है कि तिलक ने होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। डी है कि तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। इसका क्या पढ़ लेता हूं मैं। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 ईस्वी को साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ का प्रकाशन शुरू हुआ था, और इसमें बहुत कुछ था, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक, इन सब की बात की गई थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। उसके 5 माह बाद
श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का स्थापित किया। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई छोड़कर मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट जी के था, है ना। और जबकि तिलक की कार्यक्षेत्र निर्धारित थे, दोनों लीग ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके तिलक कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते थे। तो इस प्रकार तिलक एनी बेसेंट में मतभेद नहीं थे, इसने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो इसका आंसर कोई सा भी नहीं दिया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था, ये पूछा है कब मिलाया गया। तो इसका भी आंसर नहीं दिया है, क्योंकि ऊपर वाले व्याख्या में क्या है, क्योंकि दोनों हमेशा अलग अलग रहे थे। तो ऊपर वाले में भी एक से ज़्यादा आंसर गलत थे, इसमें भी कोई सा भी सही नहीं होगा। निम्न से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जी फेबियन आंदोलन के समर्थक थी। एनी बेसेंट 1947-1933 फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। एनी बेसेंट के बारे में पूछा है, उत्तरदायी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी। 1 और 3 ही सही होगा। 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस को अध्यक्षता प्रदान की थी अपनी। और होम रूल लीग के लिए तो थी ही। थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना नहीं की थी, है ना, जुड़ी हुई थी उससे। 1875 में मैडम ब्लावस्की और कर्नल अल्कॉट ने इसकी स्थापना किया था। 1920 में निम्नलिखित किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका आंसर ए हो जाएगा। गांधी जी ने इसका नाम बदला था स्वराज सभा। ओके। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। महात्मा गांधी जी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा कर दिया। देखो, गांधी जी कभी क्या लीग के सदस्य रहे, होम रूल लीग के? तो नहीं। लेकिन क्या उन्होंने इसकी अध्यक्षता की कभी? हाँ, 1920 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता जरूर की, लेकिन इसके सदस्य कभी भी नहीं बने वो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, ये तो हमने कंप्लीट कर दिया है ऑलरेडी। तो ये वीडियो भी कंप्लीट हो गया। हमने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया? हमने गांधी जी तक कंप्लीट कर लिया है पूरा। और आगे भी क्वेश्चन इसके बाद आएगा भारत के किसान आंदोलन से संबंधित। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।